वेव डेविस स्ट्रेट जो है वहाँ पे देखने को मिलता है, और वहाँ पे गल्फ स्ट्रीम की ही एक एक्सटेंशन है न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, बताया था मैंने, वो न्यू फाउंडलैंड जगह है, वहाँ पे फेमस जोन, ठीक है, कॉमनली नोन एज, उसको हम ग्रैंड बैंक्स भी बोलते हैं। और ये एक ऐसी जगह है जिसके लिए फेमस माना जाता है फिशिंग जोन के लिए। और मैंने बताया था आपको कि फिशिंग जोन जो है वर्ल्ड में वो वहाँ देखे जाते हैं जहाँ पे कोल्ड और हॉट, ठीक है, कोल्ड और वार्म करंट्स जो है मिलते हैं, ठीक है, वहाँ पे ज्यादा फिशिंग जोन हमें देखने को मिलता है। तो वन ऑफ द फेमस फिशिंग जोन न्यू फाउंडलैंड, ये हमारा लेब्राडोर करंट, जो कि कहाँ है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन का कोल्ड करंट है लेब्राडोर। और एक बताया था कैनरी, कैनरीज में मैंने बताया था, ये भी हो गया था। तो आज हम करेंगे करंट्स ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन। ये है अटलांटिक ओशन के करंट्स जो कि साउथ में करते हैं, करंट्स ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन। देखिए, इसमें भी हमारा वही है सिस्टम, पहले वार्म करंट्स, फिर कोल्ड करंट्स। तो वार्म करंट्स जो है, गर्म जो हवाएं, सॉरी हवाएं नहीं, लहरें, ठीक है, बहाव समुद्र। अब वार्म करंट्स जो है वो, जिसमें हम देखते हैं कि साउथ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, इसका मतलब क्या है? देखिए, जो हमारा इक्वेटर के साउथ में, ठीक है, इक्वेटर के नीचे जो भाग है, ठीक है, समुद्रों का, इसका ओशन का, और वो पर्टिकुलरली कहाँ, साउथ अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन के साउथ में। तो साउथ का मतलब जब भी बोलता हूँ मैं, इट मीन्स वो इक्वेटर से नीचे है, और नॉर्थ का मतलब इक्वेटर से ऊपर है। साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है ये फ्लो करता है बिटवीन इक्वेटर एंड 10 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटोरियल इसीलिए है क्योंकि ये इक्वेटर से 10 डिग्री की बात है, ठीक है। इट फ्लोज बिटवीन इक्वेटर, कौन सा जोन बताया था, एंड 10 डिग्री लैटिट्यूड, 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अगर आप इक्वेटर के 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे जाए तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और प्रेशर बहुत कम होता है। ये काम बेल्ट्स हैं, इसको एक मैं नाम दिया था मैंने, याद है, जैसे 5 डिग्री और 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, बट जब शिफ्ट होता है तो वो 10 डिग्री तक भी चला जाता है, 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ। कौन सी बेल्ट है ये, उसको हमने नाम दिया था ना, डोल्ड्रम, ठीक है, हाँ डोल्ड्रम, याद रखिए, ये डोल्ड्रम का एरिया है। डोल्ड्रम का मतलब क्या है, ये शांत है, काम पेटी, ठीक है, बिल्कुल काम बेल्ट है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है वो बिल्कुल कम है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैंने आपको जो कोरल रीफ बताया था, ठीक है, जब सैलिनिटी बताया था, तो मैंने बताया था कि इक्वेटर के आसपास जो सैलिनिटी है वो कम देखने को मिलती है, अगर जैसे ही हम ट्रॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं नीचे या ऊपर तो फिर सैलिनिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। ये कारण है क्योंकि यहाँ पे बारिश जो है वो ज़्यादा होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल यहाँ पे ज़्यादा होता है, ये मैंने किया था इसको। तो ये साउथ इक्वेटोरियल करंट का हमें पता होना चाहिए ये कहाँ है। तो ये इक्वेटोरियल करंट जो है वो साउथ पैसिफिक, सॉरी साउथ अटलांटिक ओशन में सिर्फ 10 डिग्री लैटिट्यूड तक ही देखने को मिलता है। अब इक्वेटर से
ये कहाँ से कहाँ बह रहा है? इक्वेटर से 10 डिग्री। तो ये गर्म होगा कि ठंडा? अब इक्वेटर से 10 डिग्री है तो इक्वेटर से तो गर्म हवाएं आएंगी। सेम इसी तरह से दूसरा है ब्राजीलियन करंट। अब देखिए जो ब्राजील है इसकी लोकेशन सबने देखी होगी। ठीक है, ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट में है? सबसे बड़ा देश है उस कॉन्टिनेंट पे, एरिया वाइज साउथ अमेरिका से। साउथ अमेरिका। ठीक है, बिल्कुल। तो जो ब्राजीलियन करंट है ये ब्राजील से ही देखने को मिलता है, ब्राजील के पास, ब्राजील के साथ जो है वो अटलांटिक ओशन लगता है। तो ये जो है ईस्ट कोस्ट ऑफ ब्राजील, मतलब ये ब्राजील अगर हम देखें साउथ अमेरिका के, अगर हम पश्चिम की ओर देखें तो वहाँ पे तो पैसिफिक, अगर हम ब्राजील के ईस्ट में देखें, ईस्टर्न कोस्ट में देखें तो वहाँ पे अटलांटिक ओशन है। तो ये जो है जैसे हमने साउथ पैसिफिक ओशन में पढ़ा था पेरुवियन, ठीक है, पेरू। तो जो पेरू है, चिले है, वो है पैसिफिक ओशन के साथ। ठीक है, अगर उसके वेस्ट में देखेंगे तो पैसिफिक ओशन है, अगर उसके साउथ जो सदर्न अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, उसके ईस्ट में देखेंगे तो वो पड़ जाता है अटलांटिक ओशन। अब ये जो अटलांटिक ओशन है इस ब्राजील की अगर हम बात करेंगे पूर्व की तरफ तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा। तो इट फ्लोज, ये कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? फ्लोज टू द ईस्ट ऑफ कोस्ट ऑफ ब्राजील, ईस्ट कोस्ट ऑफ ब्राजील। ब्राजीलियन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ब्राजील से, ब्राजील के ईस्ट कोस्ट पे पूर्वी तट से बहाव फैलता है। ठीक है, बहाव इसका देखने को मिलता है, फ्लो करता है। और कहाँ से आ रहा है ये? फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। तो फिर ये भी गर्म हुआ। ठीक है, इसका फ्लो है, इसका बहाव है, वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर आ रहा है, इसलिए ये गर्म। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इसका बहाव कहाँ से है? फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। देखो हमने ऊपर तो देखा इक्वेटोरियल करंट है, मतलब इक्वेटर की ही बॉर्डर पे है, डोल्ड्रम वाले एरिया है, सिर्फ 10 डिग्री तक। बट इसका जो है ब्राजीलियन करंट जो है इसका ब्राजील के ईस्ट कोस्ट से शुरू होता है जो कि इक्वेटर के पास ही है, और फिर जो है वो पोल की तरफ जाता है, इसलिए ये गर्म है। ठीक है, इसका बहाव कहाँ देखने को मिलेगा? अगर एग्जैक्टली आप लोकेशन देखें, ठीक है, और लोकेशन आपको मैप में देखने को मिलेगी कि जो ये वाला हमारा ओशन है इसके ब्राजील के पूर्व में देखने को मिलेगा, और जो हमारा पेरू चिले वाला अगर उसकी ऊपर की तरफ देखें, वेस्ट की तरफ देखेंगे तो ये साउथ ही है, ये साउथ अटलांटिक है, वो साउथ पैसिफिक। ठीक है, ये वार्म करंट जो है वो ये दो फेमस है इसके। और अब आते हैं साउथ अटलांटिक ओशन के कोल्ड करंट्स। साउथ अटलांटिक ओशन के कोल्ड करंट मैं फिर भी आपको एक बार जब हम पढ़ लेंगे इन सभी को तो बताऊंगा कि पूछे कौन से जाते हैं। ठीक है, बहुत जो ज्यादा पूछे गए हैं, जो पूछे जा सकते हैं, 5-6 याद रखने होते हैं ज्यादा। ठीक है, अब देखिए इसमें कोल्ड करंट जो है वो कौन कौन से हैं? ये जो कोल्ड करंट्स हैं, एक है फॉकलैंड, फॉकलैंड की धारा कहते हैं इसको, फॉकलैंड करंट। ये फॉकलैंड एक देश ही है, एक आइलैंड है, और ये पड़ता है साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अफ्रीका, सॉरी साउथ अमेरिका ही पड़ता है, ईस्ट की तरफ फॉकलैंड। तो फॉकलैंड करंट जो है ये फ्लो करता है साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, ध्यान रखिएगा फॉकलैंड कहाँ है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, ईस्ट की तरफ। और एग्जैक्टली अगर हम बोलें तो ये कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? इट फ्लोज
along the साउथ ईस्ट। जैसे हम एशिया में देखते हैं, साउथ ईस्ट में थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ये देश है, तो वो साउथ ईस्ट एशिया में है। वैसे ही ये साउथ ईस्ट साउथ अमेरिका का जो कोस्ट है उसका साउथ ईस्ट, ठीक है। तो साउथ ईस्ट जो कोस्ट है साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब देखिए, कोई भी चीज साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, मीन्स जो पोल से इक्वेटर की तरफ जा रही है, तो वो ठंडी हवा होगी, ठंडी हवाएं होंगी, तो ठंडा होगा, तो ये कोल्ड फ्रंट बनेगा, ठीक है। तो एक बात तो ध्यान रखना आपने, अगर इसकी जो ओरिजिनेशन है वो इक्वेटर के आसपास से हो रही है तो वो गर्म है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ, और पोल से इक्वेटर की तरफ है तो ये है साउथ अमेरिका फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है जी। तो फॉकलैंड करंट फ्लोज अलोंग द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। फॉकलैंड, आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं, ये आपको साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ही मिलेगा, मगर साउथ ईस्ट, ठीक है। और वहीं से इसका जो है वो फ्लो देखने को मिलता है, फॉकलैंड की धारा कहते हैं, बहुत फेमस, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट भी है। और दूसरा है बेंगुएला, ठीक है, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, बेंगुएला की धारा। मैं बता भी दूंगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, दो तीन तरीके से पूछे जाते हैं। बेंगुएला करंट जो ये साउथ अटलांटिक ओशन में देखने को मिलेगा, तो ये भी फ्लो करेगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। और ये है फ्रॉम या नियर बोल सकते हैं केप ऑफ गुड होप। अब केप ऑफ गुड होप आपने सुना होगा, ठीक है। अगर नहीं सुना तो मैं बता दूं, केप ऑफ गुड होप जो है ये वही रास्ता है जो अफ्रीका के साथ टच होता हुआ, अफ्रीका, ठीक है, से अफ्रीका के पास से, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच से, ठीक है, अगर हम बात करें तो ऊपर की तरफ जाएं तो इंडिया में पहुंच गया था वास्को डी गामा, ठीक है। तो बोलते हैं कि वास्को डी गामा जो है वो समुद्र के रास्ते इसी रास्ते से आया था, वाया गुड होप, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। केप ऑफ गुड होप है ये आपका साउथ अटलांटिक ओशन में ही देखने को मिलता है। वेनेजुएला की धारा जिसका फ्लो साउथ टू नॉर्थ है, और कहाँ है, नियर केप ऑफ गुड होप, ठीक है। अब केप ऑफ गुड होप ना, आपको ये मैप में एग्जैक्टली वर्डिंग लिखी होगी, ठीक है, केप ऑफ गुड होप कहाँ है। अगर आप देखिए, फिर भी मैं बोलता हूँ, आप नहीं देखते होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम शाम को, ठीक है, मैं ये आपको बता दूंगा, क्लियर है। कि आपने ध्यान रखना है कि वेनेजुएला की जो धारा है ये फ्लो करती है साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। एक बात तो क्लियर है कि नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ कैसे जा रहे हैं, ये आपको पता है। और केप ऑफ गुड होप ये इसके पास जो है वो देखने को, तब केप ऑफ गुड होप आप एक बार देखना चाहो, वैसे तो वास्को डी गामा वाला रास्ता भी यही है कि वो इसी रास्ते से आता है। अभी ये आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, बेंगुएला की धारा कहाँ है। क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन आएगा कि बेंगुएला की धारा ठंडी है कि गर्म, तो ये तरीका होता है पूछने का, ठीक है। दूसरा तरीका जो कि ज्यादातर पूछा जाता है वो ये है कि किस ओशन में देखने को मिलता है, ठीक है। ठंडा है या गर्म, वो तो आपको पता लग गया कि ठंडी है, मगर ये कौन से ओशन में है, ऑप्शन लिख देंगे वहां पे, अगर लोकेशन नहीं पता होगी तो कैसे बताएंगे, ठीक है। रट लो, मगर रटने की बजाय आप एक बार देख लो, वहां पे आसपास गोला लगा लो मैप के ऊपर, तो ज्यादा सही रहता है, ठीक है। तो ये बेंगुएला की धारा जो है वो साउथ अटलांटिक ओशन
आपको साउथ या नॉर्थ में क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि ऑप्शन पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा? अटलांटिक ओशन। ठीक है। हाँ, और डिटेल में पूछ लिया तो नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, इस तरह के पूछ। तो आपको आंसर क्या करना है? साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है। अगर आपको इसकी लोकेशन पूछ ली, इसका फ्लो पूछ लिया गया, तो वो क्वेश्चन को किसी भी तरह फ्रेम कर सकते हैं। आपको सब पता होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है। तो बेंगुएला की धारा ठंडी है जो कि साउथ टू नॉर्थ फ्लो करती है नियर द केप ऑफ गुड होप। नेक्स्ट है हमारा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ठीक है। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये जो है कोई ज्यादा जरूरी नहीं है वैसे, मगर बता देता हूँ। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है ये ब्राजीलियन और फॉकलैंड करंट की ही कंटिन्यूएशन। ठीक है। मतलब वो फर्दर आगे जो बहते हैं, ठीक है, आगे जो वो चल रही है कंटिन्यूएशन, वो ब्राजीलियन और फॉकलैंड करंट की है। तो आपको ये समझना है कि वेस्ट विंड का मतलब ये है कि जब वो वेस्ट की तरफ एक्सटेंड हुए तो कौन से, ठीक है, सो एक्सटेंशन ऑफ या कंटिन्यूएशन ऑफ ब्राजीलियन एंड फॉकलैंड करंट। अब ब्राजीलियन तो हमने देखा गर्म, ठीक है, ब्राजीलियन क्या है? वार्म करंट है। और फॉकलैंड देखा हमने कोल्ड है। तो ये जो वार्म और कोल्ड की एक्सटेंशन है, इसी को हम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहते हैं। ठीक है। और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में आपको मैंने बताया कि बेस्ट जोन भी मिलेगा, फिशिंग जोन। क्यों? क्योंकि ये ब्राजीलियन और फॉकलैंड कहीं ना कहीं मिलेंगे। ठीक है। और इसी को ही हम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हीं की कंटिन्यूएशन है। जो ब्राजीलियन करंट चल रहा है ईस्ट कोस्ट ऑफ ब्राजील से इक्वेटर की तरफ, और ये जो फॉकलैंड है जो कि साउथ ईस्ट कोस्ट फॉकलैंड से जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, इक्वेटर की तरफ। ध्यान रखिए, वार्म और कोल्ड ब्राजीलियन फॉकलैंड उनकी कंटिन्यूएशन है। ठीक है। और जो गिनिया करंट है ये कोस्ट ऑफ गिनिया से। अब गिनिया कहाँ का देश है? पता है गिनी कहाँ का देश है? गिनिया या गिनी? इनमें तरफ एक करें। बिल्कुल। ठीक है। ये आपकी अफ्रीकन देश है। अफ्रीका जो सदर्न अफ्रीका है, ठीक है, उसके कोस्ट से, ठीक है, तो उसका कोस्ट है ये। तो गिनिया करंट फ्लोज नियर दी कोस्ट ऑफ गिनी। ठीक है। गिनिया कोस्ट। अब फ्रेंच गिनिया मैंने बताया था आपको, फ्रेंच गिनी जो है वो आपका साउथ अमेरिका में देश पड़ता है। ठीक है। तो ये जो गिनी है इससे कंफ्यूजन होती है। फ्रेंच गिनी जो है वो साउथ अमेरिका में, और गिनी जो है वो आपका, ठीक है, तो ये गिनी करंट भी याद रख सकते हैं, ये भी ठंडा है साउथ। चलिए, तो अब हम करते हैं स्टार्ट करंट्स ऑफ इंडियन ओशन, जो कि हमें पता होना चाहिए। ठीक है। और इसमें है तो वैसे बहुत, बट कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 वो मैं बता देता हूँ। करंट्स ऑफ इंडियन ओशन, देखिए होता क्या है, एक बार हम पढ़ लेंगे, 3-4 महीने नहीं इसको रिवाइज करेंगे तो ये ध्यान नहीं रहता फिर कौन सा ठंडा कौन सा गर्म, कौन सी लोकेशन कहाँ है। ठीक है। बट इसको पढ़ना जरूरी है, रिवाइज करना जरूरी है, सब याद रखना। देखिए, जो एशिया का मानसून है, ठीक है, ये नॉर्थ इंडियन ओशन, ये जो बहाव है नॉर्थ इंडियन ओशन के करंट है उनको प्रभावित करता है। ठीक है। अब देखिए कैसे, तो जो साउथ इंडियन ओशन के करंट हैं वो जो एटमॉस्फेयर हमारा जो एंटी साइक्लोन को सर्कुलेशन होता है उसको प्रभावित करता है, और जो नॉर्थ इंडियन ओशन है वो मानसून को। तो कल को क्वेश्चन आए कि जो मानसून है, जो भारत का मानसून है या एशिया के मानसून की अगर बात करते हैं,
जो अभी जून में लगता है तो चलता है, स्टार्ट होता है, उसमें इंडियन ओशन की कौन से करंट जो है वो प्रभावित करते हैं, तो वो है नॉर्थ इंडियन ओशन। ठीक है, थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ इंडियन ओशन में जो करंट्स हैं वो प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, तो देखिए, एक तो हो गया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। अब जब भी हम इक्वेटोरियल वर्ड पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये इक्वेटर से कहाँ से कहाँ की ओर जा रहा है, फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, तो ये गर्म है। ठीक है, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है वो इंडियन ओशन का है, और ये करंट जो है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, इट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और अब देखिए, ईस्ट टू वेस्ट का मतलब ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, जो अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट है, जैसे हमने वहां पे देखा ना अटलांटिक ओशन की, ब्राजील का ईस्ट कोस्ट है, तो अब अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट से अगर हम इस तरफ जाएंगे तो वो इंडियन ओशन। ठीक है, पहले क्या था, पैसिफिक ओशन, बीच में अटलांटिक ओशन, अब अफ्रीका के ईस्ट में देखेंगे तो इंडियन ओशन। तो इसका जो बहाव है वो ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से देखने को मिलेगा। ठीक है, पूर्वी तट, अफ्रीका के पूर्वी तट से देखने को मिलेगा। और एक ये जो साउथ वर्ड जो है वो देखने को मिलता है इसकी गर्म। ठीक है, इक्वेटर से साउथ की तरफ, तो ये इक्वेटर को क्रॉस करता है और फिर ये मोजेम्बिक करंट के साथ कंटिन्यू कर जाता है। अब दूसरा जो है ना, इसका जो कंटिन्यूशन है इसकी, वो मोजेम्बिक है, मोजेम्बिक करंट। अब ये आपको मैप में मिलेंगे देखने को ना। ठीक है, मोजेम्बिक करंट। चलो, आपके पास मैप है या एटलस है तो उससे ज्यादा सही रहेगा देखने के लिए, अगर नहीं है तो ले लीजिए। मोजेम्बिक करंट जो है, ये करंट फ्लो करता है, जो मैंने बोला अभी, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, और वो इसी की कंटिन्यूशन है। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है, इसी की एक्सटेंशन, इसी की कंटिन्यूएशन मोजेम्बिक करंट है। ठीक है, ये हालांकि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, पूछे नहीं जाते हैं, बट फिर भी अब इसकी भी एक्सटेंशन देखो, इंडियन ओशन में ये खासियत है कि एक्सटेंड हो रहे हैं ये तरफ से, अब मोजेम्बिक करंट भी एक्सटेंड होता है। ठीक है, सो इट बिकम्स, ये क्या बन जाता है, अगुल हास। ठीक है, और ये पूछा जाता है, ये जो मैं लिख रहा हूँ अगुल हास स्ट्रीम या अगुल हास करंट, ये पूछा जाता है। ठीक है, मोजेम्बिक तो चलो लोकेशन से भी याद रहता है कि इंडियन ओशन में। ठीक है, ईस्ट कोस्ट पे है, बट ये जो अगुल हास लिख रहा हूँ मैं, ये कई बार पूछा भी गया है। पूछा क्या जाता है कि कौन से ओशन में है, अगुलहास करंट जो है, अगुलहास धारा जो है वो किस ओशन में देखने को मिलती है, तो ये है अगुलहास एक्सटेंशन ऑफ मोजेम्बिक। ठीक है, कंटिन्यूएशन ऑफ मोजेम्बिक करंट। अब अगुलहास स्ट्रीम जो है ये वेस्टवर्ड, अब वेस्टवर्ड का मतलब ये भी आपकी वेस्ट को ही जा रही है। ठीक है, अब कहाँ से कहाँ को ओर जा रही है, तो सदर्न जो हमारा पैसिफिक, सॉरी इंडियन ओशन है। ठीक है, सदर्न वेस्ट ऑफ मेडागास्कर। अब आगे एक्सटेंड करेगी ये मेडागास्कर। अब मेडागास्कर जो है ये एक आइलैंड है इंडियन ओशन में, बट ये अफ्रीका के पूर्व में और इंडियन ओशन के नीचे अगर हम बात करें इंडिया से तो वो पश्चिम में। तो जो मेडागास्कर है, अगुल हास करंट, आप मेडागास्कर से याद रखेंगे कि ये जो स्ट्रीम है वो वेस्टवर्ड फ्लो कर रही है, साउथ सदर्न जो वेस्ट है हमारा, साउथ का जो वेस्ट है उसके मेडागास्कर को ये कहाँ ज्वाइन करेगी, मोजेम्बिक। इट मींस मोजेम्बिक को ही एक्सटेंड कर रहा है मेडागास्कर की तरफ। ठीक है, तो अगुल खास जो करंट है ये हमारा कौन सा करंट है, तो गर्म। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपके करंट जो है वो वार्म करंट ही है। ठीक है, अगुल खास करंट। ठीक है, तो ये याद रख लेने हैं आपने, ये ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
खास कर अबुलहास, ठीक है, ये पूछा जाता है कि कौन से उसमें आता है। नेक्स्ट अगर हम और पश्चिम की तरफ जाएं, ठीक है, सॉरी पूर्व की तरफ जाएं इंडिया के उससे, तो वहां पे देखने को मिल जाता है वेस्ट विंड ड्राफ्ट, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला गया, ठीक है। और एक है सोमालिया, तो सोमालिया जो है हमारा वो सोमालिया करंट जो है वो आपका सोमालिया की तरफ है, और सोमालिया कहाँ है, अफ्रीका में ही, ठीक है। पहले तो चलो लोकेशन देखेंगे तो ज्यादा सही से पता चलेगा। तो आज शाम को देखता हूँ मैं, अगर मेरे पास एटलस है, ठीक है, तो उससे ज्यादा क्लियर करना पड़ेगी पहले ये चीज, ठीक है, एटलस से। तो पहले कुरेंट्स को आप एक बार देखेंगे तब ये याद रहेंगे, ऐसे तो बताता रहूंगा तो फिर फायदा नहीं होगा इसका, ठीक है। चलो इतना याद रख लेना जो मैंने बताया, इसको एक बार लोकेट करना, मैप पे आना चाहिए, तभी जाके याद रहते हैं, ठीक है। अब देखिए ठंडे और गर्म में फर्क कैसे करना है, तो कुछ खास जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो उसकी एक ट्रिक है, ठीक है, जो कि मेरे को अभी तो याद नहीं है वैसे वो ट्रिक, ठीक है, अब ट्रिक है वो देखना पड़ेगी मेरे को, मैंने लिखी है बुक में, तो कॉपी में उसके ऊपर याद रहता है कि कोल्ड करंट याद रह जाते हैं, ठीक है, वो ट्रिक है कोल्ड करंट्स के लिए। तो कोल्ड करंट के लिए हम उसको याद रख सकते हैं, बाकी जो बचेंगे वो हम करंट बचते हैं, इसलिए थोड़ा कोल्ड करंट के ऊपर फोकस करके हम उसको रट भी सकते हैं, ठीक है, कि हिंदी में एक ट्रिक है छोटी सी, उसके ऊपर हम इसको याद रख सकते हैं, तो वो सही रहेगा, ठीक है। और जो पैटर्न है वो तो आपने देख लिया कि गर्म कहाँ से उठ रहे हैं और ठंडे कहाँ से उठते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे मेनली, इसमें देखिए साउथ और वेस्ट कुछ नहीं है, सिर्फ आपने अबुलहास, मेडागा, ये जो मोजाम्बिक है ये याद रखना है आपने, बाकी इसकी लोकेशन जब पता लगेगी तो और ज्यादा टेंशन, कुछ बातें और हैं जो मैं बता दूँ, तो पहले लोकेशन, लोकेशन के बिना कुछ पता नहीं चलता ऐसे। नेक्स्ट है टॉपिक टाइड्स, ठीक है। अब देखिए टाइड का जो क्वेश्चन होता है ना, ये कई डिटेल में पूछ लेते हैं, जो ज्वार भाटा होता है, तो इसका मेन जो कारण है टाइड्स का, वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है, ठीक है, वो होता है टाइड। अब टाइड जो है ये पीरियोडिकली, मतलब समय के अनुसार, समय अवधि से क्या करते हैं, जब भी समुद्र का लेवल, सी लेवल जो है वो राइज करता है या फॉल करता है, इस तरह से ना ज्वार भाटा सबको पता होगा कि समुद्र का लेवल राइज होता है फिर फॉल, इस तरह से। तो ये जो क्रस्ट एंड ट्रफ बनते हैं, मतलब ये जो ऊपर उठ रहा है, राइज हो रहा है और फॉल हो रहा है, ये किस चीज का रिजल्ट है, क्यों कर रहा है ऐसा समुद्र का लेवल, तो ये कर रहा है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपने सुना होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। बिटवीन किसके किसके बीच में होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स, बिटवीन अर्थ, बिटवीन द अर्थ, बिटवीन द मून एंड बिटवीन द सन, इन तीनों के बीच में जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जिसका सोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से, ठीक है। अब देखिए इस पे कई बार कंट्रोवर्सी होती है, कई बार पूछा जाता है कि अर्थ के नजदीक जो है उसका ज्यादा प्रभाव होता है और अर्थ के नजदीक है मून, तो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ के प्रति, उसका ज्यादा प्रभाव होता है, नो डाउट, पर होता तो तीनों का ही है, क्योंकि अर्थ, मून और सन, ये इन तीनों में प्रभाव होता है, पर ज्यादा जो प्रभाव होता है जो नजदीक है उसका, वो है मून, ठीक है। तो जो पीरियोडिक राइज और फॉल होता है सी लेवल पर, ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं टाइड। अब देखिए जो टाइड इंटरवल होता है, ठीक है, टाइड में
टाइम इंटरवल को देखने को मिलता है। तो वो दो टाइड्स के बीच में कई बार क्वेश्चन आता है कितना डिफरेंस है, 12 आवर्स एंड 26 मिनट्स, फिक्स है ये, ठीक है। ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो हमारा टाइम इंटरवल होता है दो टाइड्स के बीच में वो 12 घंटे 26 मिनट होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन 12 घंटे 26 मिनट्स का टाइम इंटरवल टाइड्स में देखने को मिलता है। अब टाइड की जो प्रकार है वो है स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि दो तरह के टाइड्स होते हैं, ठीक है। टाइड के प्रकार है, ये टाइप्स है स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स। देखिए जो स्प्रिंग टाइड है इसको हम स्ट्रॉन्ग भी बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग टाइड होते हैं, ठीक है। और ये नीप टाइड्स जो है ये वीक टाइड्स होते हैं, कमजोर। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि स्प्रिंग टाइड को ही स्ट्रॉन्ग माना गया है और नीप टाइड को वीक माना गया है। क्यों माना गया है वो हम देखते हैं। देखिए स्प्रिंग टाइड की अगर हम बात करें, ये जब धरती की लोकेशन, ठीक है, मून की और सन की लोकेशन एक स्ट्रेट लाइन में आती है, ये हम पहले फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जब ये एक लाइन में आ जाए, ठीक है, इनकी लोकेशन एग्जैक्टली जो है एक स्ट्रेट लाइन में बन जाए तीनों की, अर्थ मून और सन की, तो सन जो है वो ग्रेविटेशनल पुल को, जो मून का ग्रेविटेशनल पुल है, जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है, सन उसको असिस्ट करता है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है जो हाई टाइड्स की देखने को मिलती है, ठीक है। और लोअर टाइड्स की अगर देखो होता क्या है कि जैसे ये है अर्थ, ये है सन और ये है मून, तो ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन में आ गए। तो पहली बात ये है कि स्प्रिंग टाइड जो है, जो स्ट्रॉन्ग टाइड है, इसमें हमें तीनों की स्ट्रेट लाइन में एक वो बनती है, क्या बोलते हैं उसको हम, देखो इस टर्म को हम एक लिखते भी हैं एस वाई, इस तरह से लिखते हैं इसको जेड वाई जी वाई, ठीक है, सी जी। इस टर्म को कई बार डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि ये क्या है, तो ये है अर्थ, मून और सन जब एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो फिर क्या होता है कि जो सन है वो मून की ग्रेविटेशनल को असिस्ट करता है और पावरफुल बनाता है, और मून के प्रभाव से धरती पर जो उसके नजदीक है उसकी वजह से जो खिंचाव है वो देखने को मिलता है। तो सी लेवल राइज और डाउन करेगा इसकी वजह से, इसलिए इसको एस वाई जेड वाई जी वाई सी जी, ठीक है, कहते हैं। और ये वाला जो कंसेप्ट है इसी को हम बोलते हैं, अब देखिए इसके लिए अगर हम एक डायग्राम बनाएं तो ये हाई टाइड और लो टाइड दोनों को प्रभावित करता है। हाई टाइड और लो टाइड मतलब, हाई टाइड का मतलब राइज और लो टाइड का मतलब फॉल। तो राइज जो है वो हाई टाइड और फॉल जो कर रहा है वो लो। अब इसका एक डायग्राम बनता है, ठीक है, समझने के लिए। वो कैसे, देखिए राइज और लो का मतलब बता रहा हूँ मैं आपको, राइज और फॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे ये अर्थ है, इसका डायग्राम देखते हैं, ये अर्थ है, समुद्र और ये तो यही में देखने को मिलेंगे। अब अर्थ के अगर हम एग्जैक्टली देखें तो ये है, ये अर्थ एरिया, ठीक है, और ये वाला जो एरिया बन रहा है बाहर का, इसमें हमें देखने को मिलेगा कि ये वाला है, यहाँ पे समुद्र का लो टाइड और यहाँ पे हमारे होंगे हाई टाइड। मतलब ये इस तरफ को खिंचाव हो रहा है
जब ऊपर को उठ रहा है तो हाई टाइड, जब नीचे को आ रहा है तो ये लो टाइड। ठीक है, अब ये वाला जो है हाई टाइड, इस तरफ को या इस तरफ को आइदर हाई और इस तरफ या इस तरफ को लो। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन में आगे हैं अर्थ, मून और सन। ठीक है, और उसमें सन जो है वो पूर्ण रूप से मून की ग्रेविटेशन फोर्स को असिस्ट कर रहा है, और एक ऐसी कंडीशन बन रही है जो कि हायर हाई टाइड्स और लोअर लो टाइड्स। ठीक है, मतलब जब वो राइज करेगा तो मैक्सिमम लेवल पे करेगा, जब वो फॉल करेगा तो वो भी मैक्सिमम लेवल पे, जैसे बोलते हैं जोर जोर से उठा के पटक दिया, उस तरह से ये करता है। ठीक है, इसी को इसको हम स्ट्रॉन्ग टाइड भी कहते हैं। दूसरा है हमारा नीप टाइड, जिसको हम वीक टाइड के नाम से भी जानते हैं। देखिए अब इसमें क्या होगा, इसमें जो सन मून की जो लोकेशन होती है वो अर्थ के राइट एंगल पे होती है। तो इसमें when the sun and moon are, जब मून और सन जो है कहाँ होंगे, एट राइट एंगल्स टू द अर्थ, मतलब अर्थ के राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ठीक है, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, इसका राइट एंगल क्या होगा, माना कि अर्थ ऐसे है। ठीक है, तो राइट एंगल इसका ऐसे या फिर ऐसे, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90। तो इनकी लोकेशन जो होगी ना वो सन और मून की ऐसी होगी। ठीक है, तो ये इसके इस तरफ पे आएंगे या मतलब किसी भी तरीके से आएंगे तो ये होंगे हमारे, ठीक है, राइट एंगल पे 90 डिग्री पे। जब सन और मून 90 डिग्री पे होंगे अर्थ के, तो सन जो है वो पार्शली जो है वो जो मून का ग्रेविटेशनल पुल है, क्योंकि प्रभाव तो मून का ग्रेविटेशनल प्रभाव ज्यादा है क्योंकि वो नजदीक है, तो सन क्या करता है वो पार्शली रिड्यूस कर देता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल पुल को। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो उनके पैरेलल नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, वो कहाँ है, राइट एंगल पे। ठीक है, वो है 90 डिग्री, तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, तो सन पार्शियली रिड्यूस द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, लोअर हाई टाइड्स। ठीक है, समझिए जो राइज होगा ना वो बहुत अच्छे लेवल पे नहीं होगा, क्योंकि वो तो हमने देखा जब स्ट्रेट लाइन थी तो उसको सन ने असिस्ट कर दिया। अब यहाँ सन जो है वो पार्शियली रिड्यूस कर रहा है मून की ग्रेविटेशनल पुल को, इसलिए क्योंकि उनकी लोकेशन इस तरह से है वो पूरी तरह से उसको सपोर्ट नहीं कर पाता, इसीलिए जो है ये नीप टाइड जो है वो वीक टाइड होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो राइज है वो पूर्ण रूप से नहीं उठेगा और फॉल भी उसी तरीके से आएगा, जैसे जो स्प्रिंग था उसमें राइज भी बहुत ऊंचे लेवल पे गया और फॉल भी उसी तरीके से आएगा। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है इस तरह से आ रहा है कि जो लोअर टाइड्स हाई टाइड्स जो है वो लोअर है, और जो लोअर होंगे लो होंगे वो तो ऑलरेडी उसी में जाएंगे, तो इस तरह से ये वीक होगा। तो ये आपने ध्यान रखना कि इसमें टर्म आती है क्वाड्रेचर। ठीक है, ये जो टर्म है ये आती है वीक टाइड क्वाड्रेचर। अब क्वाड्रेचर जो है मैंने ऊपर बताया था सीजी, तो जो ZYGY सीजी जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग टाइड में यूज होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग टाइड की एक टर्म है, और क्वाड्रेचर जो है ये आपकी वीक टाइड नीप टाइड में यूज होती है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो कई बार बन जाता है कि ये किस टर्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है, टाइड से, सीजी स्ट्रॉन्ग टाइड से, स्प्रिंग टाइड से, और ये नीप टाइड से। अब ये क्वाड्रेचर है क्या, देखिए है कुछ नहीं, वही है कि सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, उसमें बहुत ग्रेविटेशनल फोर्स है बट वो दूर है, तो वो
मून की ग्रेविटेशनल फोर्स को जो है वो असिस्ट कर रहा है, पार्शली असिस्ट कर रहा है, उसी के लिए टर्म दी। और जब वो डायग्रामेटिकली देखते हैं हम तो वो क्वाड्रेचर बनता है। क्वाड्रेचर का मतलब, क्वाड मतलब 4, ठीक है, और कर्वेचर होता है, जैसे आपको पता होगा, तो वो एक डायरेक्शन है। जैसे हम मैथमेटिकल में ना इसको हम ज्योमेट्री फॉर्म में लिखते हैं क्वाड्रेचर, ठीक है, तो उसकी वो बनती है एक तरह से फिगर बनता है। तो क्वाड्रेचर उस तरह का हमें डायग्राम देखने को मिलता है और उसमें सीसी डायग्राम देखने को मिलता है। तो ये जो टर्म्स है वो हमारी इसलिए जुड़ी हुई। तो क्वेश्चन कभी आए ये क्या है, तो ये नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड से जुड़ी हुई है। और इसको और डिटेल, ठीक है, और डिटेल में अगर कुछ चीजें रह गई हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको शाम को, जैसे मैंने बताया था आपको कि जब हम वो देखेंगे तब मैं आपको और एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। होता क्या है ना कि जब आप इसको थोड़ा सा बेसिक समझ लें, जैसे टाइड है क्या, है ना, और ये किसके कारण हो रहा है, स्प्रिंग टाइड की लोकेशन क्या है, जो मतलब हमारा अर्थ, मून, सन कैसे जो है वो उनकी लोकेशन है, वो थोड़ा सा आपने समझना है। अब होता क्या है, कई बार न्यू मून, ठीक है, और आपने सुना होगा फुल मून, ठीक है, तो उसका भी प्रभाव होता है, ठीक है, इसके ऊपर। और ये जो टाइम होता है हमारा वो आपने, ठीक है, 12 घंटे 26 मिनट का टाइम इंटरवल है, ये याद रखना, ठीक है। तो कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, और काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी में, सॉरी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट को पढ़ना, ठीक है, जरूरी है। बट वो ये है कि ये मैप क्लियर करना पहले जरूरी है। मैप नहीं देखा होगा तो कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन नहीं पता चलती, तो पता ही है सबको, देखा होगा, बट उसको गहराई से देखना, वो मैं देखता हूँ शाम को आपको एटलस से बता, ठीक है जी, ओके, आगे करते हैं शाम को इसके ऊपर डिस्कशन, ठीक है जी।